हेलो एवरीवन। सो अपने पीएनसी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसकी बेसिक केस क्या थी विद द एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। कि जब कुछ कंडीशन दी है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज इंक्लूड होना चाहिए या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज एक्सक्लूड होना चाहिए, तो अपना केस क्या बनता था ना, उसी का आएगा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट इज ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। अब तक हम लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, लाइक 10 ऑब्जेक्ट्स थे, 10 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, या 15 पर्सन्स थे उसमें से 11 सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे देखना है सिलेक्शन के वेज कितने होते हैं। लाइक अब मेरे पास कभी भी ये नहीं पता होगा कि कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आई नीड टू काउंट ऑल दी वेज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। इसके अंदर कुछ कंडीशंस चलती है, लाइक पहले मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है समझना, यहां पे अपने पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप ऑब्जर्व करो मैंने क्या लिखा है। मैंने ये नहीं बोला कितना सिलेक्ट करना है, मैं बोला नंबर ऑफ सिलेक्शन ही कितने हैं, सिलेक्शन के वेज कितने हैं अपने पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से। ठीक है, क्या मैंने आपको कहीं भी बोला कि कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? नहीं, इसका मतलब हम कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग विद 0 अप टू एन। सो मैं स्टार्ट विद 0, अगर मैंने एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, दैट मीन्स NC0। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि NCR डिनोट्स द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स अमंगस्ट n ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे केसेस बनेंगे NC0 डिनोट्स सिलेक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्ट, NC1 हो सकता है मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को पिक किया हो तो NC1 वेज, सपोज हो सकता है मैंने दो ऑब्जेक्ट पिक किए हो दैट इज NC2 वेज, एंड सो ऑन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आई कैन सिलेक्ट इज NCN। इसका वैल्यू कितना होता है अपने पास? सो बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक्सपांशन है या ये जो कोएफिशिएंट का सम है, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता था, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, व्हेन यू वांट टू काउंट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसका भी क्या होगा अपने पास 2 raised to n। इसी को समझने का एक तरीका और भी होता है, उसको देख लेते हैं। सपोज करो दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दिस इज ऑब्जेक्ट 3, 4 एंड सो ऑन up to object n। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग ऑल ऑफ देम टू बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज पर द कंडीशन। नाउ अब क्वेश्चन में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो ऑब्जेक्ट 1 के पास देयर आर 2 ऑप्शन, आइदर इट वुड बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट या तो सिलेक्शन में आएगा या फिर नहीं आएगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट 1 के पास कितने वेज हैं? 2। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 के पास भी सेम 2, ऑब्जेक्ट 3 के पास 2 एंड सो ऑन अप टू ऑब्जेक्ट n के पास भी कितने हो जाएंगे? 2, 2 into 2 n टाइम्स, दैट इज अगेन 2 raised to n। ये हुआ अपने पास वो वे जहां पे मैंने सभी केसेस को काउंट किया था। दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिकल थिंकिंग कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव केसेस को लेते हुए काउंट कर लिया। नाउ अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन कब निकाला, दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसी में कभी कभी ऐसा बोलता है टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन of selecting at least one object from n distinct objects। now अब डिफरेंस क्या आया वो समझते हैं। सो अभी जो मैंने केस किया उसमें मैंने सारे केसेस काउंट किए थे, यहाँ पे वो सब केस आएंगे पर उसमें सिर्फ एक केस काउंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब मुझे ये फर्स्ट केस को काउंट नहीं करना, कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। सो आई शुड स्टार्ट विद NC1 प्लस NC2 अप टू कहां तक आ जाएगा NCN। क्या इसी को आई कैन राइट 2 टू द पावर n माइनस NC0। एंड NC0 का मतलब क्या होता है, NC0 का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आंसर मिलता है? 1। दैट मीन्स अपने पास इसका वैल्यू आता है 2 टू द पावर n माइनस 1। बेसिकली हुआ क्या, जब टोटल में से मैं एक केस रिमूव करता हूं जहां पे मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, तो अपना कौन सा केस मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको ये केस करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन निकालना होगा और या फिर एटलीस्ट वन का केस निकालना होगा। सो टोटल में से जब वन सबट्रैक्ट करते हो तो आपको कौन सा केस मिलता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को अगर मैं इस लॉजिक से एक्सप्लेन करूं तो सिंपल समझ सकते हो, मुझे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एटलीस्ट, मतलब इसमें से मैं वो केस रिमूव करूंगा जहां पे मैंने एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है,
ये O1 के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए जो 2 लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? दिस 2 रिप्रेजेंट्स कि या तो वो सिलेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए? नहीं होने वाला, तो इसका भी 1 वे, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका क्या हो जाएगा 1। जब मैं टोटल में से 1 सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट बेसिकली। सो ये केस कौन सा हुआ अपने पास? जब अपने सारे ऑब्जेक्ट क्या थे? डिस्टिंक्ट। ठीक है, चलो इसी में एक केस और देखते हैं। अब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, अब कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल भी है। ठीक है, लेट अस से मैंने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिलहाल मैं पहला केस दे रहा हूं जहां पे सारे आइडेंटिकल हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब इसको कैसे देखेंगे? सो अगेन यहां पे भी पर्टिकुलर इसके सब केसेस बनते हैं। सपोज करो मेरे पास ऐसे आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम 10 पेन रखे हुए हैं। ठीक है, सो अब मुझे कमेंट करना है इसके टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पे। कैसे कमेंट करते हैं ये समझना। इसका पहला केस में लिखूंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ exactly our object, exactly our objects, ये होगा अपने पास 1। ये कैसे बनाया? सो क्वेश्चन को समझो। सपोज करो मेरे पास 10 आइडेंटिकल पेन रखे थे, मैंने आपसे बोला 10 में से 5 पेन को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आई वुड से ओनली 1। क्यों? बिकॉज वो 5 अगर डिफरेंट होते तो मेरे पास, या फिर 10 डिफरेंट होते तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग, कि मैंने किस पेन को उठाया, पेन 1 लिया, पेन 2 लिया, बट यहाँ पे सभी सेम है 10 के 10, मैं कोई भी 5 उठा लूं कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो बेसिकली एक चीज समझो, जब आपके पास सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो कितने भी ऑब्जेक्ट पिक करना हो नंबर ऑफ वेज 1 ही रहेगा। लाइक स्टार्टिंग विद सपोज मेरे पास 10 पेन थे, मुझे एक पेन पिक करना है, मैं फर्स्ट पेन पिक करूं या फिर सेकंड या फिर थर्ड, इट डजंट मैटर, बिकॉज सारे पेन सेम है। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा पेन पिक किया था, इसलिए हर एक का एक सिंगल वे रहेगा। नेक्स्ट इज, इसमें जब हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, सो ये मेरा हो जाएगा n+1। अंडरस्टूड? ये भी लॉजिकल। मैंने क्या बोला? 10 पेन थे, स्टार्ट में कहां से होता है? हमेशा 0 से। फर्स्ट केस इसके मैंने पेन लिया ही नहीं, तो वो फर्स्ट केस। सेकंड केस मैंने एक पेन लिया, थर्ड केस 2 पेन लिए, एंड सो ऑन। जब मैं बात करूंगा n ऑब्जेक्ट्स को लेके, तो क्या होगा कि n पेन को सिलेक्ट करने के लिए n वेज तो वैसे हो गए, हर एक का एक एक, और एक केस कौन सा? 0 वाला। इसीलिए अपने पास केस क्या आता है? टोटल n+1 केस। नाउ इसी में वापस मैं सेम कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता हूं जो यहां पे इंट्रोड्यूस किया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। सो अब यहां पे अगर मैं बोल दूं ways of selection of at least 1 object, so अब क्या हो जाएगा? अब इसका वेज होगा n+1 -1, मतलब फाइनली n ही बचेगा। बिकॉज अब मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ कि टोटल 10 पेन रखे थे, पर आपको कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे? सिलेक्ट करने के वेज कितने होगा? या तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर 2, या फिर 3, एंड सो ऑन। कितने वेज बन जाएंगे? 10 वेज। मैंने वही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके पास n होंगे, सभी आइडेंटिकल, सो उसके एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का वेज कितना हो जाएगा अपने पास? n। सो दोनों केसेस को ध्यान रखो, जब अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, टोटल वेज कितने होंगे? 2n। पर अगर एटलीस्ट 1 बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 2n-1। जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है पर आइडेंटिकल है सारे के सारे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? n+1। अगर एटलीस्ट 1 बोला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? n। और अगर किसी भी पर्टिकुलर एक केस को बोल दिया, लाइक 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे? हर एक का वे कितना होगा? 1। वही चीज अगर यहाँ बोलता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स अमंगस्ट n, तो वो तो हमको पता ही है, NCR, हमने उसी केस को लेकर तो सॉल्व किया है। सो दिस इज जस्ट बेसिक कि ऑल पॉसिबल सिलेक्शन को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। अभी हमने देखा कि सिंगल, या तो डिस्टिंक्ट का केस या फिर आइडेंटिकल का केस। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो इन दोनों केसेस को मर्ज करने के पहले एक केस और समझने का ट्राई करते हैं। ये केस ऐसा है अपने पास, सेकंड केस का ये एक्सटेंशन पार्ट समझ सकते हो। सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि n डिस्टिंक्ट या n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे अपने पास। अब यहां समझो, सपोज करो आपके पास P alike Q alike and R alike ऑब्जेक्ट्स है। मतलब क्या हुआ? P ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, एक जैसे हैं सारे, Q एक जैसे हैं, R एक जैसे हैं। जैसे इट्स लाइक
मेरे पास 10 पेन है ऑफ ब्लैक कलर, 5 रेड कलर के हैं एंड 3 ग्रीन है बेसिकली, जो आपस में आइडेंटिकल नहीं है, बट हाँ ये 10 आइडेंटिकल हो गए, ये 5 और ये 3 बेसिकली। वही केस मैंने यहाँ पे लिखा है। सपोज करो P अलाइक है ऑफ वन काइंड, Q अलाइक है ऑफ वन काइंड एंड R अलाइक है ऑफ नेक्स्ट काइंड। सो अपने को अब यहाँ पे वेज लिखने हैं। सो पहला केस में कमेंट करूंगा टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। अब ऐसे केस में क्या होता है समझना, ऐसे केस में आपको हर एक पे इंडिविजुअली कमेंट करना होता है। लाइक ऐसे सोचो, सपोज सिर्फ ये P ऑब्जेक्ट होते तो टोटल वेज कितने होते, P+1। सो वही मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, P ऑब्जेक्ट्स की वजह से कितना आ जाएगा, P+1। नेक्स्ट इज Q के लिए कितना आएगा, Q+1। तो ये Q+1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट R के लिए R+1, तो ये R+1 इसमें मल्टीप्लाई होगा। ना आपका क्वेश्चन होगा कि सर मल्टीप्लिकेशन क्यों। सो रिकॉल करना, अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, जब अपना एक ही इवेंट 3 या 2 स्टेजेस में होगा। यहाँ वही स्टेजेस है। सॉरी, पहला स्टेज मैंने क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ P अलाइक ऑब्जेक्ट, इनमें सिलेक्ट करना है, तो उसके वेज कितने हो गए, P+1। यहाँ इवेंट खत्म नहीं हुआ था, Q का भी कुछ केस आना चाहिए, R का भी कुछ केस, तो जब तीनों केसेस को कंबाइन कर दिया तो अपना इवेंट हो गया, दैट मींस ये होगा मल्टीप्लिकेशन। ये था टोटल नंबर ऑफ केस। सपोज इसमें बोला सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1, अब इसमें एटलीस्ट लगा दिया। सो यहाँ क्या चेंज आएगा अपने पास, हमने पढ़ा है लेट आंसर में से हम लोग क्या करेंगे, 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस वुड लुक लाइक P+1 मल्टीप्लाइड बाय Q+1 मल्टीप्लाइड बाय R+1 दी होल -1। ठीक है, अब इसमें भी और पर्टिकुलर केस बन सकते हैं। एक केस में लिखूंगा सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट of each type, selection of at least 1 object of each type। ओके, सो यहां भी सेम कंडीशन यूज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट ऑफ ईच टाइप का मतलब क्या हुआ अपने पास कि P जो है P ऑब्जेक्ट अलाइक है उसमें से एटलीस्ट एक आना चाहिए, Q अलाइक है उसमें से एक, R अलाइक है उसमें से एक। टोटल P का सिलेक्शन का भी कितना था, P+1 था। जब इसमें से एटलीस्ट एक आएगा तो बचेगा क्या अपने पास, ओनली P। सो ये वही केस हुआ जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और एटलीस्ट एक सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होते थे, n। तो सिमिलरली P भी अपना वही केस बन गया, क्योंकि मुझे हर एक का एटलीस्ट 1 चाहिए। तो फर्स्ट के लिए हो गया P, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, Q, एंड थर्ड के लिए इट शुड बी R। सो ये बनेगा अपना नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो है बट ग्रुप्स में है अपने पास, P अलाइक, Q अलाइक एंड R अलाइक। अब इन दोनों केसेस को मर्ज कर दे। मर्ज कैसे कर रहा हूं वो देखना। सपोज A1, A2, A3 अप टू AN, ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आइडेंटिकल है, जिसके अंदर A1 इज अलाइक, मतलब A1 डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक जैसे हैं, कॉमा A2 इज अलाइक, A2 सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो एक जैसे हैं, एंड सो ऑन, प्लस इसी के अंदर K डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, K डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब केस को समझने का ट्राई करने के केस में क्या बोला गया है, A1 एक टाइप के ऑब्जेक्ट है, A2 दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट है, A3 दिस टाइप के ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन। ये A1 A2 A3 नंबर्स है, लाइक फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट 5 है, सेकंड टाइप के 3 है, एंड सो ऑन। इन सब के साथ साथ K डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं। अब इसको अरेंज करने के टोटल वेज देखने हैं। ठीक है, सो पहला केस में लिखूंगा टोटल वेज। टोटल वेज कैसे निकाल रहे हैं वो समझना। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिकल वाले केसेस। आइडेंटिकल में A1 अलाइक है मेरे पास, A1 के नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, A1+1 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे A1 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे थे तो A1+1। सेम A2 के कितने हो जाएंगे, A2+1, A3 का कितना हो जाएगा, A3+1, एंड सो ऑन अप टू AN, इसका हो जाएगा AN+1। ये हमने वो सारे केस देख लिए जो आइडेंटिकल के थे, विच इज सिमिलर टू दिस वन आई सपोज। ठीक है, नाउ जो K ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, डिस्टिंक्ट है। जब K ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसके सिलेक्शन के वेज कितने होते हैं, 2k, मतलब इसमें हमने 2k का मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ
कि हर एक केसेस का इंडिविजुअल आंसर निकाला और सबको मल्टीप्लाई किया, बिकॉज अगेन मेरा जो इवेंट है वो स्टेजेस में हुआ, तो मैंने हर एक स्टेज का आंसर निकाल के उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसी के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, मैंने नहीं बोला किस टाइप का, बट कम से कम एक, वो एक कहीं से भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल वेज थे a1 + 1 a2 + 1 अप टू an + 1 into 2k this whole -1। सो हमको एक चीज समझ गया, जब भी हमको एटलीस्ट 1 का केस निकालना है तो -1 करना है, वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि टोटल में से होगा या इंडिविजुअल में से होगा, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन और कंडीशन से। सो यहाँ हम लोगों ने टोटल पॉसिबल सिलेक्शन या ऑल पॉसिबल सिलेक्शन के सारे केस देख लिए। नाउ इन्हीं केसेस को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि इनको हम एग्जांपल से ऑब्जर्व करते हैं कि इन क्वेश्चंस को या इन कंडीशंस को यूज कैसे करना है। ओके, इसी पार्ट पे बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन हैविंग 3 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 4 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी गिव नन और सम कॉइन्स टू अ बेगर। ठीक है, कंडीशन को समझने का ट्राई करना, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन किस पार्ट का है, लाइक ऑल पॉसिबल सिलेक्शन का है या फिर किसी और पार्ट का है। सो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है 25 पैसा का he has 3 coins, next is 50 पैसा का 4 coins and 1 रुपी का 2 coins। मुझे डिनोमिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बट मुझे ये पता है कि 25 पैसे के जितने भी कॉइन्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल। 50 पैसे के ऑल ऑफ देम वुड बी आइडेंटिकल एंड 1 रुपी के आइडेंटिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कॉइन अपने को यू कैन से देना है। सो क्या मैं बोलूं, अगेन सिलेक्शन का बेस ही काउंट हुआ, बिकॉज आई डोंट नो कौन सा कॉइन देना है, कितना देना है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है गिव नन और सम। नन मतलब जीरो वाला केस भी काउंट होगा एंड कोई भी केस काउंट हो सकता है। सो क्या आई कैन से दिस इज नथिंग बट सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, जहां पे 3 डिफरेंट सेट बन रहे हैं। फर्स्ट इज 25 पैसे का सेट, सेकंड इज 50 पैसा का सेट एंड थर्ड इज 1 रुपए का सेट। जब मुझे बात करनी है 25 पैसे के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, मैं सबके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन लिखूंगा। सो 25 पैसे कॉइन के लिए क्या हो जाएगा 3 + 1, बिकॉज टोटल 3 कॉइन्स है, नंबर ऑफ वेज वुड बी 3 + 1। 50 पैसे के लिए कितना है 4, सो ये आइडेंटिकल है 4 + 1 एंड 1 रुपी के लिए 2 + 1। राइट, अपने को क्या मिला 3 + 1 दैट इज 4। हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लीकेशन, अंडरस्टूड क्यों, बिकॉज इन तीनों से मिलके अपना फाइनल इवेंट बनेगा। सो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा अपने पास, दिस शुड बी 60 वेज। दैट मींस देयर आर 60 वेज इन व्हिच अ पर्सन कैन गिव नन और सम ऑफ द कॉइन्स टू दिस बेगर। ठीक है, नाउ इसी का एक केस और देखते हैं। सपोज देयर आर 12 डिफरेंट बुक्स, वर्ड पे फोकस करना। यहाँ पे आइडेंटिकल बोला नहीं, बट ऑलरेडी वी न्यू कि 25 पैसा कॉइन से तो आइडेंटिकल ही होंगे, 50 पैसा कॉइन आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रखा है कि देयर आर 12 डिफरेंट बुक्स, मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल केस का कोई यूज नहीं। देयर आर 12 डिफरेंट बुक्स इन अ शेल्फ, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो केस चलेगा अपने पास वो कौन सा चलेगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग आंसर क्या बोलते थे 2⁻n। ठीक है, बट यहाँ पे कौन सा केस है, सिलेक्ट एटलीस्ट वन, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 2⁻n - 1। सो यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली कमेंट नंबर ऑफ वेज जो होंगे दैट शुड बी 2⁻12 - 1। 2⁻12 इज 4096 - 1। सो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे 4095। नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल, हमने क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे दी ऑब्जेक्ट्स वर डिस्टिंक्ट, तो हमने उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। सपोज इसी केस को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करता हूँ। लेट अस से यहाँ पे जो अपने पास 12 डिफरेंट बुक्स थे, उसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि 6 बुक्स हैं वो मैथ्स के हैं, मैथमेटिक्स बुक है, सभी आपस में आइडेंटिकल। नेक्स्ट इज 6 बुक्स हैं वो अपने पास फिजिक्स के हैं, ये सभी भी आपस में क्या है आइडेंटिकल। नाउ मुझसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट such that selection contains at least one book from each of the subject। ठीक है, सो यहाँ पे जब मैं नंबर ऑफ वेज को डिस्कस करूंगा तो अब क्या हो जाएगा, अब क्योंकि केसेस आइडेंटिकल का था, सो
ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 3+1 4+1, बट मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट बुक्स सच दैट उनमें दोनों का एक एक केस का एटलीस्ट होना चाहिए। सो टोटल 6 मैथमेटिक्स की आइडेंटिकल बुक्स थी। सो इसमें अपने पास नंबर ऑफ वेज कितने होते 7, बट मैंने एटलीस्ट 1 बोल दिया, तो 7 - 1 अगेन ये कितना हो जाएगा 6, एंड सेम इज द केस फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 36 डायरेक्टली। सो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन हम देख सकते हैं। आगे और देखते हैं किसी क्वेश्चंस के थ्रू कि इसमें और कैसे वेरिएशन हम लोग ला सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोला अपने को, देयर आर k different books and I copies of each book in a library. Find the number of ways in which a student can make selection of one or more books. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूँ तो क्वेश्चन किस टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव k different books और हर एक बुक का कितना कॉपीज है I, तो इसको मैं ऐसे समझता हूँ, सपोज करो k1 बुक है, k1, और यू कैन से इफ यू हैव k different books, तो इसको मुझे ऐसा अज्यूम करना चाहिए। लेट अस से बुक मैंने बोला पहले A1 जो बुक्स हैं इसके अपने पास कितने हैं I कॉपीज। नाउ नेक्स्ट बुक इज A2, इसके भी कितने हैं I कॉपीज। नेक्स्ट एंड सो ऑन, ऐसे अपने पास कितने बुक्स हो गई K, और इसके भी कितने हैं अपने पास I कॉपीज। नाउ अब मुझे कमेंट करना है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे। सबसे पहले फर्स्ट केस को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट केस में जो A1 बुक दिख रही है वो आइडेंटिकल है, उसके कितने कॉपीज हैं I, तो इसमें सिलेक्शन के वेज कितने होंगे। अगर केस आइडेंटिकल हो गया तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या आ गया I+1। सिमिलरली सेकेंड के लिए भी क्या हो जाएगा अपने पास I+1 एंड सो ऑन। हर एक केस के लिए क्या चलेगा I+1। ये सबका होगा मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ये अपने पास क्या है स्टेजेस है। नाउ I+1 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो कहना ऐसे k टाइम्स, तो आंसर कैसा दिखेगा I+1 होल टू द पावर k। बट क्वेश्चन में एक चीज का अपने को ध्यान रखना था, नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन मेक सिलेक्शन ऑफ वन और मोर बुक, मतलब ये केस एटलीस्ट 1 वाला है, तो मुझे वो केस रिमूव करना है जहां पे एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो वो केस क्या हो जाएगा -1। तो ये अपने होने चाहिए टोटल वेज, इतने वेज होंगे जिससे यू कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 1 और मोर बुक। अगेन क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक होता है कि I और K इंटरचेंज हो जाता है सॉल्व करते करते बहुत बार। सो बी लॉजिकल, I कॉपीज थे तो उसका हर एक का वेट कितना होगा I+1, और ऐसे कितने केसेस थे K केसेस, तो I+1 की पावर K, ये हम लोगों ने यूज कर दिया I+1 into I+1 K टाइम्स बेसिकली। नाउ इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। Question is, a box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box? If at least 1 black ball is to be included, the balls of same color are different. Last condition पर ध्यान रखना, because यहाँ पे important condition है। Now question को पहले मैं समझता हूँ। Question ऐसा दिया हुआ है, total we have 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. ठीक है, मुझे इनमें से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, बट अंडर दी कंडीशन की जो सिलेक्शन है उसमें एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए। सो सिलेक्शन का वे लिखना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो मैंने लिखा ब्लैक बॉल और यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन ब्लैक बॉल। नॉन ब्लैक मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा हो गया, या तो व्हाइट होगा या फिर रेड होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है अपने पास। ठीक है, नाउ ब्लैक बॉल अपने पास है सपोज 1, तो नॉन ब्लैक बॉल कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि अपने को टोटल नंबर चाहिए 3। सपोज ब्लैक बॉल 2 है तो नॉन ब्लैक कितना होना चाहिए 1, एंड सपोज ब्लैक बॉल 3 है तो नॉन ब्लैक क्या होना चाहिए 0। अब पहले मैं फर्स्ट केस का आंसर निकाल रहा हूँ। ब्लैक बॉल एक सिलेक्ट करना है, टोटल कितने ब्लैक बॉल्स थे अपने पास 3, सो 3 में से एक सिलेक्ट करना है, मतलब 3C1। नेक्स्ट नॉन ब्लैक 2 सिलेक्ट करने हैं, नॉन ब्लैक बॉल्स कितने हैं, तो 2 व्हाइट एंड 4 रेड, टोटल कितने हो गए 6, तो 6 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, मतलब क्या हो जाएगा 6C2, और इनमें होगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये इवेंट जो अपना था ये स्टेजेस में हुआ। टोटल आई नीड 3 बॉल्स, तो एक मैंने ब्लैक लिया, 2 नॉन ब्लैक लिया, जिससे इवेंट बना। अब यही इवेंट के और भी वेज हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ इंटरनली, अब इन सब का हम लोग वैल्यू निकालेंगे और सब क्या कर देंगे आपस में ऐड। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो 3C1 is 3, 6C2 is 15, 15 into 3 is 45। नाउ नेक्स्ट केस, नाउ आई नीड 2 ब्लैक बॉल्स, कितने में से 3 में से, सो ये कितना हो जाएगा 3C2 मल्टीप्लाइड बाय
नेक्स्ट अपने पास नॉन ब्लैक कितना चाहिए, 1 आउट ऑफ 6, तो 6C1, ये हो जाएगा 6 into 3 दैट इज 18। लास्ट केस 3 ब्लैक बॉल, सो आई कैन से तीनों के तीनों ही केस मिल जाएंगे, 3C3 और नॉन ब्लैक तो एक भी नहीं होगा, दैट मीन्स 6C0, सो इसका आंसर आएगा अपने पास 1। जब इन सभी केसेस को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जितने पॉसिबल केस थे सारे काउंट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? सॉरी, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे बिकॉज ये एक ही इवेंट के 2 स्टेजेस थे, पहले एक ब्लैक बॉल आया फिर 2 नॉन ब्लैक, और इन सब केसेस को मैं आपस में ऐड कर रहा हूं बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द वे टू कंप्लीट माय इवेंट, दिस वाज द सेकंड वे एंड दिस वाज द थर्ड वे। 45 plus 1 46 plus 18, this becomes 64, so I can say there are total 64 ways in which I can select 3 balls such that the selection contains at least 1 black ball. Okay, now इसी concept all possible selection को use करके हमने एक type को और define किया था, like type of sum है, you can say एक concept ही है, number of divisors या factors या sum of all the divisors। सपोज करो एक नंबर दिया आपको बड़ा सा, लेट अस से 10879 एंड सो ऑन, जो एक नंबर था, उस नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो पहला हमको डिफाइन करना है कि उसके कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। सेकेंडली हमको ये बताना है कि उन सब फैक्टर्स या डिवाइजर्स का सम क्या है अपने पास, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए भी हम लोग इस चीज को यूज करते हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शन को। हमने पढ़ रखा है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा उसको हमेशा हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर उसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे। लेट अस से मैंने एग्जांपल में लिया 100, ठीक है, मैं इसके साथ फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। सो 100 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे अपने पास, 100 के फैक्टर्स अगर मैं लिखने जाऊंगा तो इसको हम डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं। 50, नेक्स्ट इज 25, नेक्स्ट अपने पास 20, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास 10, नेक्स्ट इज 5, 4, 2, 1। हाँ, ये होंगे अपने 100 के फैक्टर्स। मतलब ये सब वो नंबर है जो 100 को डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ तो मैंने काउंट कर लिया कि 100 के फैक्टर्स निकाला, आंसर कितना आया 9, बट अगर नंबर बहुत बड़ा हो गया तो मैं डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकता। अब ऐसे केस में क्या होता है, आई नीड अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कहाँ से बनता है, उसका लॉजिक क्या है समझना। सबसे पहले जो भी नेचुरल नंबर होगा n, हमको पता है हर नेचुरल नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है। सो लेट अस से जो अपना n नेचुरल नंबर है उसको मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट किया सच दैट p1 की पावर है अल्फा 1, p2 की पावर है अल्फा 2 अप टू pk, दैट मीन्स kth फैक्टर विच इज p की पावर है अपने पास अल्फा k। मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने बोला कि जो भी नेचुरल नंबर था उसके ये सब फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर की इतनी पावर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर है p1 उसका पावर कितना है अल्फा 1, मतलब वो उतने टाइम्स रिपीट हुआ। सेकंड प्राइम नंबर p2 वो कितने टाइम रिपीट हुआ अल्फा 2 टाइम्स। pk इज द kth प्राइम नंबर जो रिपीट कितनी बार हुआ k टाइम्स बेसिकली, ठीक है। नाउ अब मुझसे ये पूछा गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, इन प्राइम नंबर से तो बनेगा वो फैक्टर। नाउ अब इसको ऐसे अज्यूम करना, क्या मैं ऐसा बोलूं p1 टू द पावर अल्फा 1 डिनोट करता है कि p1 अल्फा 1 टाइम्स आया। इसका मतलब ये हुआ कि p1 जो अपने पास है इट इज अ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो कितनी बार लिखा हुआ है अल्फा 1 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसा बोलूं अगर मुझे फैक्टर लेना है तो मुझे इसी में से सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो नाउ अब मेरा एक फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का, उसको समझना। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं फॉर्मूला लिखता हूं और फिर हम उस फॉर्मूले को देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय अप टू अल्फा k प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यों, इसका रीजन समझोगे। कोई भी फैक्टर होगा तो उसके अंदर यही प्राइम नंबर्स आने वाले होंगे। p1 को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने होंगे, तो p1 का पावर कितना चल रहा है अल्फा 1, मतलब p1 कितनी बार रिपीट हुआ था अल्फा 1 टाइम्स हुआ था। एंड एज p1 इज आइडेंटिकल, कितनी बार लिखा है अल्फा 1, तो अगर मेरे पास एक नंबर अल्फा 1 टाइम्स लिखा है तो सिलेक्ट करने के वेज कितने होंगे अल्फा 1 प्लस 1। तो जैसे p1 के लिए आई हैव अल्फा 1 प्लस 1 वेज, p2 के लिए कितने हो जाएंगे अल्फा 2 प्लस 1, pk के लिए हो जाएगा अल्फा k प्लस 1। सो दिस नंबर डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें सब कुछ काउंट हो गया, 1 भी काउंट हुआ, नंबर खुद भी काउंट हुआ। नाउ इसी के अंदर एक केस और बनता है नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। कुछ जगह फैक्टर्स बोलते हैं, कुछ जगह डिवाइसेस बोलते हैं, एक ही बात है। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। हमेशा एक चीज ध्यान रखो,
जब हम बात करते हैं प्रॉपर फैक्टर्स का, तो प्रॉपर फैक्टर में कभी भी नंबर और वन ये दो चीजें काउंट नहीं होती। तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट मींस अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा के प्लस 1 दी होल माइनस 1। ये हो जाए सॉरी माइनस 2। जैसे हमने बोला कि प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है अपने पास, एक तो वो नंबर और वन ये दो चीजें काउंट नहीं होती है, ठीक है। अब जो मैंने एग्जांपल लिखा था 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 9, इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 100 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो क्या आई कैन राइट 100 इज नथिंग बट इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। कहने का मतलब जो अपना P1 था वो कितना हुआ 2, P2 कितना हो गया 5। मुझे P1 P2 से मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, उसकी पावर से। तो उसकी पावर क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब 2 and 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते थे, पावर प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 into 3 become 9। इसलिए आपको 9 आंसर्स मिले बेसिकली। नाउ अब इसमें एक केस और बनता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हुआ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। अब इसका फॉर्मूला समझना कि ये क्या है और ये कहां से आया। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे देखना है कि जो मेरा P1 फैक्टर है वो कितनी बार और क्या क्या आ सकता है। तो एक चीज समझो, P1 पे पावर क्या लिखी हुई है अल्फा 1। कहने का मतलब ऐसा हुआ कि किसी भी फॉर्मूले में या तो P1 रहेगा ही नहीं, दैट मींस P1 की पावर 0 रहेगी किसी नंबर में, या फिर उसी नंबर में P1 की पावर कितनी होगी 1, या फिर P1 की पावर 2 और अप टू P1 की पावर अल्फा 1। ये रहेगा मेरा मैक्सिमम केस। नेक्स्ट P2 को डिस्कस करते हैं। सेम लॉजिक P2 के साथ भी होगा, P2 की पावर 0 अप टू P2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन। यही प्रोसेस रिपीट होगा Pk टू द पावर 0 अप टू Pk टू द पावर अल्फा k। मैंने क्या किया समझना, P1 को लेके जितने केसेस थे मैंने सारे ही कैलकुलेट कर लिए, सारे ही लिख दिए, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। क्यों, उसका रीजन ये है अपने पास कि जो पावर के साथ मैंने केस लिखे हैं दिस इज द मिनिमम केस, दिस इज द मैक्सिमम केस। जो भी नंबर मिलेगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन से ही पहले नहीं बनेगा। एक सिंपल सा केस ऑब्जर्व करो, इसका एक फैक्टर 1 भी होगा, वो 1 पता है कब बनेगा, जब ये सब फर्स्ट नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपको देखो हर एक का फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है 1, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा फाइनली 1 बना देगा, दिस इज फर्स्ट टर्म। प्लस फिर सेकंड टर्म के लिए आपको कुछ ना कुछ इन सब के ही कॉम्बिनेशन से अपने को आंसर मिलेगा। तो मैंने उसके सारे केसेस लिख दिए। हमको ये चीज याद नहीं करनी है, डायरेक्टली कुछ जगह इसको यूज करते हैं, बट हमको जो आंसर याद करना है, जो हमको यूज करना है वो कैसा होगा, क्या आई कैन से दिस डिनोट्स अ जीपी, वो भी अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 और जिसमें अपना कॉमन रेशियो होगा P1, सेकंड में P2 एंड सो ऑन अप टू Pk। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सभी केसेस के लिए a क्या हो गया 1, तो a को रिमूव कर देते हैं। कॉमन रेशियो हर एक का अपना अपना होगा, फर्स्ट सीरीज का कॉमन रेशियो P1, सेकंड सीरीज का कॉमन रेशियो P2 अप टू kth का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा Pk। नाउ कम्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, सो क्या आई कैन से फर्स्ट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स होगी मेरे पास अल्फा 1 प्लस 1। क्यों, 1 से स्टार्ट हुआ अल्फा 1 तक, तो अल्फा 1 टर्म्स तो ये हो गई प्लस 1, सेकंड में अल्फा 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, r दैट इज कॉमन रेशियो P1 टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 r to the power n minus 1 whole upon r minus 1 multiplied by, next is P2, so P2 to the power alpha 2 plus 1 whole upon, यहाँ पे वापस से P2 minus 1 and so on. This process goes on till last factor which is Pk, Pk to the power alpha k plus 1 minus 1 whole upon Pk minus 1। ये हो जाएगा अपना सम का फॉर्मूला। ना इसी को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं जल्दी से। इसका सम मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, इन सब फैक्टर्स को ऐड करेंगे। सो 5 प्लस 5 बिकम 10, 10 प्लस 7 ये आ गया 17, 1 6 2 8 10 11 सो एंड 1, दिस शुड बी 217। सबका सम कितना आना चाहिए मेरे पास 217। अब इसी को मैं क्रॉस चेक करता हूँ मेरे फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। सो P1 का वैल्यू हो गया 2, P2 का वैल्यू कितना हो गया 5, अल्फा 1 is 2 and अल्फा 2 is 2, ठीक है। एज पर दी फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, फर्स्ट फैक्टर 2 टू दी पावर प्लस 1, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1
multiplied by second factor 5 to the power 2 plus 1 again 3 minus 1 the whole divided by 5 plus 1. ये बनेगा अपने पास. आप सिंप्लीफाई करते हैं 2 cube minus 1 तो 8 minus 1 this becomes 7 multiplied by 5 cube 125 minus 1 कितना हो गया 124. Now this 124 divide by 4 so ये आएगा मेरे पास 41. जब 124 divide by 4 किया 31 124 divide by 4 is 31. Now 7 into 31 ये आ जाएगा अपने पास 217. लेकिन क्रॉस चेक के सिमिलर आंसर आपको वापस मिलेगा. नाउ द इंपॉर्टेंट लॉजिक इज कि मैंने आपको ये टेक्निक इसलिए बताया बिकॉज कुछ क्वेश्चन में हमको इस टेक्निक को भी डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा. तो रिमेंबर दिस टेक्निक कि ये कहाँ से आया, बिकॉज जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे एंड सभी फैक्टर्स का हमको सम चाहिए. तो मैंने सम को इस फॉर्मूले में लिख दिया. इसी में एक पार्ट और भी बनता है सम ऑफ ऑल प्रॉपर फैक्टर्स. कुछ नहीं, प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या बताया था, सभी फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर एंड 1. तो क्या करोगे, सबका सम निकाल लो, माइनस करो 1 एंड माइनस द नंबर इटसेल्फ. लाइक अगर मुझे इसमें पूछते कि सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स तो मुझे इन सब का सम करना था. ठीक है, तो मैं क्या करता 217 में से एक तो 100 सब्ट्रैक्ट करता, एक 1, मुझे इनका सम मिल जाता बाय डिफॉल्ट. सो वही चीज है, सम ऑफ फैक्टर्स बोले या सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, दोनों को हम सेम केस से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. ओके, इसी में कुछ क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1350 एंड सम ऑफ ऑल दिस डिवाइजर्स. सो डायरेक्टली अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 1350 के फैक्टर्स, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि P1 अल्फा और इन सब की वैल्यूज क्या क्या है. डिवाइडिंग बाय 2 सो ये आ जाएगा 675. नेक्स्ट इज 5 सो यहाँ मिलेगा 135 अगेन 5 so this becomes 27 3 9 3 3. so finally यहाँ हो जाएगा अपना आंसर, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमने निकाले वो कितने हो गए, वो हो गए अपने पास 1350 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 1 into 5 raised to power 2 into 3 raised to power 3. अब इसी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ डिवाइजर्स. तो पहले अपन अल्फा से डिस्कस कर लेते हैं. नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या था अपने पास, पावर प्लस 1 और हर एक का आपस में मल्टीप्लिकेशन. सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएगा अपने पास 1 plus 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 3 plus 1. That is 2 into 3 into 4. So ये आ जाएगा अपने पास 24. So number of divisors मिलेगा अपने को 24. Reasoning 24 divisors. Now next part था sum of all these divisors. Sum का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, sum का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली बनाया था. P1 first factor is 2 to the power plus 1. So 1 plus 1 that becomes 2 minus 1 upon P1 minus 1 multiplied by second factor 5 to the power plus 1, 5 की पावर कितनी 2 plus 1 becomes 3 minus 1 the whole divided by 5 minus 1. Next factor 3 to the power 3 plus 1 so this becomes 4 minus 1 the whole divided by 3 minus 1. Simplify कर लेते हैं, 2 square 4 minus 1 this becomes 3. 5 cube ये हो गया अपने पास 125 minus 1 124 upon 4 so this becomes 31. Next is यहाँ पे अपने पास 3 raised to 4 मतलब 81 minus 1 80 by 2 becomes 40. so यहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा 3 into this that becomes 31 into 120. इसी का आंसर अपने को क्या मिलेगा 12 into 3 36 3720. This should be the sum of all these factors जो यहाँ पे अपने को मिलेंगे 1350 के. Now next is in how many ways 8100 can be resolved into product of two factors. अब इस क्वेश्चन को समझना ये इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्ट था, इसमें कोई टेंशन नहीं था बिकॉज डायरेक्टली आपने क्या किया फैक्टर्स को यूज कर लिया जिससे नंबर ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ डिवाइसेस भी मिल गया एंड सम भी मिल गया. नाउ नेक्स्ट इज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, नो डाउट अप्रोच सिमिलर होगा पर इस क्वेश्चन का मीनिंग अलग है. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझना, और इस क्वेश्चन को पूछने के और भी तरीके होते हैं. इट इज लाइक 8100 को आपने दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, द नंबर्स आर x into y. सो xy के कितने पॉसिबल केसेस हैं सच दैट अब मुझे फैक्टर्स नहीं निकालना,
मुझे दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 8100 चाहिए ही चाहिए। सो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस होंगे। इसका अप्रोच भी कहीं फैक्टर्स से आता है, बट अप्रोच कैसे बनता है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका निकाल लेता हूं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। 8100, सो क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स, यहां से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। सो 2, दिस बिकम्स 4050, अगेन 2, 2025, next is 5, 405, again 5, so this becomes 81, then 3, यहाँ पे हो जाएगा 27, then 3, this becomes 9, 3 and 1, ठीक है। सो यहाँ पे आई कैन राइट 8100 जो है ये अपने पास इसके फैक्टर्स आर 2 स्क्वायर, नेक्स्ट इज 3 raised to power 4, नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स है। नाउ फैक्टर्स क्यों निकाले उसका रीजन समझना है। यहाँ पे फैक्टर्स निकाले मैंने इसलिए बिकॉज मुझे निकालना था नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में डिवाइजर पूछा ही नहीं है, फिर आप क्यों निकाल रहे हो, उसका यहाँ पे यूज है, समझना कैसे। जब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स की तो वैल्यू कितना आएगा 2 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 into 3 is 15, 15 into 3 is 45, तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ यू कैन से फैक्टर्स। अब इसका यूज क्या है वो समझोगे। जब हम लोग 8100 के सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, सो एक पैटर्न समझो कि वो पैटर्न क्या है। 8100 को जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8100, मतलब ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज 4050 को आप मल्टीप्लाई करोगे लेट अस से 2 से, तो वो भी फिर क्या आएगा 8100, वो भी एक सोल्यूशन है। 5025 को या 2025 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ये भी एक सोल्यूशन है। कहने का मतलब मुझे ऑब्जर्व करने हैं वो केसेस जहां पे प्रोडक्ट कितना आता है अपने पास 8100। अब मुझे करना क्या था वो देखो, मैं इन सब फैक्टर्स को ऑब्जर्व करूं, इसके फैक्टर्स क्या क्या होने वाले थे। सबसे बड़ा फैक्टर तो एक होगा 8100, इससे जो नेक्स्ट छोटा फैक्टर होगा दैट शुड बी 4050, इसके बाद जो होगा दैट शुड बी 2025। ये तो मैंने लिखे हैं हाईएस्ट फैक्टर्स, ठीक है। अब मैं लोएस्ट फैक्टर लिखता हूँ। लोएस्ट फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, नेक्स्ट 2 के बाद 3 अपने पास इसका फैक्टर है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ऑब्जर्व करो, जब हाईएस्ट इंटू लोएस्ट का मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो क्या बन जाएगा 8100। फिर ये सेकंड हाईएस्ट था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा अपने पास अगेन 8100। अच्छा, बीच में एक फैक्टर और भी आएगा यहाँ पे अपने पास, बिकॉज 3 है, सो नेक्स्ट फैक्टर आई कैन राइट जो इससे बड़ा होगा दैट शुड बी 2700, ये आएगा इस टाइप से। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा अपने पास 8100। कहने का मतलब ये है कि जब आप सारे फैक्टर्स को लाइन में अरेंज कर दोगे, ठीक है, सभी फैक्टर्स को लाइन में अरेंज करोगे तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट ये हो जाएगा अपना 8100, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड लास्ट वो भी सेम आएगा, थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड लास्ट वो भी सेम आएगा। द रीजन भी कि हम जितना ऊपर से डिवाइड करते हैं नीचे उतना ही फैक्टर बचता है अपने पास। सो होगा क्या कि हमको पेयरिंग करनी है, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि हर दो फैक्टर्स मिलके मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा 8100। नाउ 2 से मिलके बनेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय क्या कर देंगे 2, बट यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 45, तो बाय 2 करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी गड़बड़ क्यों हो रही है ये समझो। आपने 45 नंबर्स को लाइन से लिखा, ठीक है, जब आप पेयरिंग करोगे तो फर्स्ट का लास्ट से पेयरिंग होगा, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से, बीच में एक नंबर विच इज 23rd वो नंबर बच जाएगा। क्यों, बिकॉज ऊपर से 22nd नंबर और नीचे से 22nd नंबर इनकी पेयरिंग तो हो जाएगी, 44 तो होगा, पर बीच का एक नंबर बच गया। वो नंबर क्यों बचा उसका रीजन है समझना। वो नंबर कब बचता है, जब आपका गिवन नंबर जो है वो हो परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलूं 8100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 90 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, बीच में जब आपने टर्म देखोगे तो क्या बनेगा 90 इंटू 90, मतलब वो दोनों फैक्टर सेम हो गए। आप खुद सोचो, जब x और y के आप केसेस देखोगे तो आई वुड से हर बार आपको दो केस मिलेंगे, 1 इंटू 8100 और 8100 इंटू 1, दो डिफरेंट केस हुए बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ 90 इंटू 90 तो सेम हो गया ना अपने पास, आप स्विच कर नहीं सकते उसको। तो इसीलिए जब अपने पास ऐसा केस मिलेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड आ जाएंगे, उसको आप डिवाइड बाय 2 नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आपका आंसर क्या रहेगा, आपको फैक्टर में से ये जो नंबर दिया रखा है इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करना है। और आई कैन से इस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा,
दिस शुड बी 45 प्लस 1/2, मतलब टोटल 23 सोल्यूशन। 23 केसेस ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर अपने को आंसर क्या मिलेगा, 8100। इसी केस को थोड़ा सा और मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस केस में हम लोग समझ कैसे सकते हैं। लेट अस से जो अपना 8100 का केस था ना, मैं उसको रिड्यूस कर देता हूँ एक छोटे नंबर में, ताकि आपको उसको ऑब्जर्व करना और भी इजी हो जाए कि मैंने लॉजिक कैसे लगाया और इस लॉजिक को हम लोग यूज कैसे करते हैं। सपोज इन प्लेस ऑफ 8100 अगर मैं डायरेक्टली 100 यूज करूँ तो इसी क्वेश्चन को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 100 में, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना बहुत इजी हो जाएगा। 100 के फैक्टर्स पता है हम लोगों को, 100, 50, नेक्स्ट इज 25, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 10, 10 के बाद 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 3, 3, 9। हाँ, ये बन गया अपने 100 के फैक्टर्स। जिस चीज की बात कर रहा था वो ये 100 इंटू 1 100, 50 इंटू 2 100, 25 इंटू 4 100, 20 इंटू 5 100, और बेचारा बीच का टर्म अलग रह गया अकेला। रीजन ये हुआ, जब हमको 100 को x इंटू वाई के मल्टीप्लीकेशन में एक्सप्रेस करना था तो मेरे पास कितने केसेस बनने वाले थे, 100, 1 ये एक केस, 50, 2 सेकेंड केस, 25, 4 थर्ड केस, नेक्स्ट इज 20, 5 फोर्थ केस। अब जो ये 10 अकेला बचा, एक्चुअली इसका खुद से अपने पास रिलेशन बनता है 10, 10, तो इसीलिए एक केस एक्स्ट्रा काउंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनमें +1 करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दिस प्रोसेस इज ओनली एप्लीकेबल जब आपके पास नंबर जो होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। आप ऑब्जर्व कर सकते हो 8100 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। बट सपोज करो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो अब आपका जो आंसर होगा वो आपको डायरेक्टली मिलेगा हमेशा। लेट अस से मैंने केस को थोड़ा चेंज कर दिया, अब मैंने इसको कर दिया 200, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x इंटू वाई। तो अब क्या करोगे, आप इसके फैक्टर्स निकालोगे। क्या मैं बोलूं 200 के फैक्टर्स मिलेंगे 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12। अगर आपको निकालना है कि 200 को अगर मुझे x इंटू वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो नंबर ऑफ केसेस तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसे हर केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या आएंगे, इवन। सो आपके पास आपका जो सोल्यूशन होगा, और यू कैन से नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, वो कितना आ जाएगा, इसी 12 को डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 होगी। तो यहाँ पे 6 केस बनेंगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 200 वाज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये केसेस में आपको +1 डिवाइड बाय 2 तब करना है जब नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। उसी के हमने दोनों केस देख लिए, 8100 को लेके जो परफेक्ट स्क्वायर था और 100 को लेके जो खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर था। ओके, इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 1980। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट अपन से पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 11। ऑब्वियसली इन दोनों का लॉजिक सेम होना चाहिए, बट लॉजिक क्या होगा वो समझते हैं। फर्स्ट इज 1980 के अपने को निकालना पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 9, 9, 0, नेक्स्ट अगेन 2, सो 4, 9, 5, नेक्स्ट इज 5, सो 99, नेक्स्ट इज 3, 33, नेक्स्ट इज 3, 11 एंड 11। ये मिलेगा अपने को फैक्टर्स। सो दिस नंबर 1980 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्राइम फैक्टर्स एज 2 square into 3 square into 5 into 11। ये बनेगा अपना नंबर। अब यहाँ से फर्स्ट केस अपना जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया था वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवाइसेस तो डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ डिवाइसेस दिस शुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पावर +1, 3 into 3 into 2 into 2, 3 for this, 2 and 2, so 3 into 3, 9 into 4, 36। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो गए अपने पास, 36। ये पार्ट डायरेक्ट था, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में बोला है हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन। अब इस चीज को समझना, जब पर्टिकुलरली एक फैक्टर आपको हमेशा चाहिए होता है, सो अब ये केस पता है कौन सा बना है, हमने देखा था कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स के अंदर व्हेन वी नीड एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, लाइक अलाइक के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, n+1, पर जब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए तो नंबर ऑफ वेज कितने होते थे, n। ये वही केस है। कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसका कम से कम एक फैक्टर क्या होगा,
2, ठीक है। सो यहाँ पे केस क्या हुआ, इवन का डिपेंडेंसी इन तीनों पे कुछ नहीं है, इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको फर्क पड़ता है। 2 की टोटल आपने 3 केस लिखे थे, क्यों, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बट अगर नंबर में 2 की पावर 0 हो गया तो क्या वो इवन रहेगा, नहीं, तो अब 2 ही केस बचे। तो इसीलिए जब मैं बात करूंगा इवन डिवाइजर्स का, सो मुझे खाली एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 2 के मल्टीपल हैं वो आने चाहिए, 2 का मल्टीपल 0 अलाउड नहीं होगा। इसलिए जो नंबर ऑफ केस यहाँ पे 3 हुए थे, अब वो कितने हो जाएंगे, 2, ओनली इन केस ऑफ इवन नंबर। बाकी सब केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाकी सबका डिपेंडेंसी इवन के लिए है ही नहीं। सो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2, 6 इंटू 4, 24, आउट ऑफ देम 24 आर इवन। इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं ऑड में, ठीक है, अब मुझे ऑड चाहिए, तो 2 ऑप्शन है, आप बोलोगे सर टोटल माइनस दिस कर दो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे, 2 का फैक्टर काउंट ही नहीं करोगे, इस 2 को छोड़ देना। जैसे आप इस 2 को छोड़ दोगे, बिकॉज ऑड का डिपेंडेंसी भी किस पे है, 2 पे है, जब किसी नंबर में 2 का मल्टीपल आएगा ही नहीं तो वो हमेशा क्या रहेगा अपने पास, ऑड। 2 का मल्टीपल नहीं आएगा मतलब क्या होगा, 2 की पावर 0, दैट मींस ओनली 1 केस। सो बाकी केसेस को अपने को काउंट करना है, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 12, वही आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ऑड इवन को हम लोग इस तरीके से पहचानते हैं। क्या सेम अप्रोच मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 11। अगर मल्टीपल ऑफ 11 बोलना है, दैट मीन्स उसका एक फैक्टर शुड बी 11, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर एक फैक्टर 11 होना चाहिए तो 11 तो अपने पास एक बार ही था, बाकी सब जितने केसेस सब काउंट करेंगे, बट 11 को एक बार अपने को काउंट करना है। सो देयर आर 2 2s, तो इसको काउंट करने के वेज 3, वी हैव 2 3s, इसको भी काउंट करने के वेज 3, अबाउट 5, वी हैव 1 5, तो इसके लिए 2 वेज। नाउ 11 के लिए मेरे पास 2 वेज होते थे, बट आई नीड मल्टीपल ऑफ 11, तो अब मेरे पास एक ही वे होगा। सो 11 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे, वी हैव टोटल 18 मल्टीपल्स ऑफ 11। सो इस चीज में हम लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ऑल दी केसेस, मैंने कुछ लिमिटेड केसेस लिए जो मुझे एज पर दी कंडीशन सॉल्व करने थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। नाउ एग्जैक्टली क्या होता है पहले इसको समझना। लाइक सपोज हमको सिस्टम में कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए होंगे एंड वी नीड टू फाइंड कि उन पॉइंट से कितने लाइंस पास होंगे, या फिर उन पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनेंगे, या कोई भी पॉलीगन बनेगा, तो ऐसे कितने शेप होंगे या फिर कितने फिगर्स बन सकते हैं, तो उन सबको कमेंट करना है हम लोगों को। जैसे लेट अस से सपोज मेरे पास एक प्लेन के अंदर n डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं, n डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सब एक प्लेन के अंदर ही ध्यान रखो, मतलब ऑब्वियसली लेट अस से बोर्ड के प्लेन के अंदर वी हैव n डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ अब मुझे कमेंट करना है नंबर ऑफ लाइंस, इसमें इन पॉइंट से पास करते हुए नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती है, ठीक है, ये मुझे कमेंट करना है। अब एक चीज समझो, वैसे तो हमको पता है कि एक पॉइंट से पास करते हुए अपने पास वी कैन हैव इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है, बट मुझे कंडीशन निकालना है 2 पॉइंट से पास करने वाले। क्यों, बिकॉज आगे हम इस कंडीशन को यूज करने वाले हैं इन केस ऑफ पॉलीगन, जहां मुझे डायगोनल्स पे कमिट करना है। एंड डायगोनल का मतलब क्या होता है कि अपने पास 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक है, जो फिगर के अंदर लाई करे या फिर जो उसका साइड ना बने। सो इसीलिए मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो टोटल मेरे पास कितने पॉइंट्स थे, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। अगर मैं इन n में से 2 को सिलेक्ट करूं, ठीक है, सो क्या आई कैन से जितने वेज होंगे n में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का, उतने ही तो लाइंस बनेंगे, बिकॉज हर 2 पॉइंट से यू विल गेट अ यूनिक लाइन। लेट अस से सपोज मैंने बोला कि एक स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देखो, सपोज एक स्क्वायर है अपने पास, तो स्क्वायर में जितने वेज में आप पॉइंट सिलेक्ट कर पाओगे 2-2 पॉइंट, लाइक आई कैन हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या और कोई लाइन पॉसिबल है, नहीं, तो यही अपना हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस। तो मैंने वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये कितना हो जाएगा NC2, प्रोवाइडेड कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। नाउ अपने पास इसी में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बोल दिया, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बट ट्राइंगल की कंडीशन ऑब्वियस होगी, ट्राइंगल के 3 पॉइंट लगते हैं अपने को, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। जैसे लाइंस के लिए क्या हुआ NC2, ट्राइंगल के लिए कितना हो जाएगा NC3, बिकॉज जो मेरे पॉइंट है वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस होनी चाहिए, ठीक है।
सपोज करो इसी में नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बोल दिए कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे। सो अब ट्राइंगल के लिए मुझे 3 साइड या 3 वर्टेक्स चाहिए थे, क्वाड्रिलेटर कितने चाहिए 4, तो इसको मैं बोल दूंगा सिंपली NC4, बिकॉज जो भी हम 4 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उनसे एक क्वाड्रिलेटर बनेगा अपने पास हमेशा। अब इस तरीके से हम सब पे कमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ फिगर्स पे, बट इसमें इंपॉर्टेंट केस कौन सा है वो समझना। इंपॉर्टेंट केस है अपने पास n साइडेड पॉलीगन, इसका केस इंपॉर्टेंट। सपोज करो एक पॉलीगन है अपने पास जिसमें n साइड है, तो ऑब्वियसली उसमें वर्टाइसेस भी कितने होंगे, n होंगे हमेशा, ठीक है। लेट अस से मैंने वर्टाइसेस को मार्क किया A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN, ये इसके वर्टाइसेस हो गए। अब इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। लाइक पहला केस, इस पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, जिनको हम स्टैंडर्ड आंसर के फॉर्म में याद भी रखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ इन एन साइडेड पॉलीगन। सो ये क्या हो जाएगा। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब वो लाइन जो दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करे और डायग्राम के अंदर भी लाई करे, लाइक पॉलीगन के अंदर लाई करने वाली लाइन और दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले हैं। मेरे पास कितने वर्टाइसेस हैं, n वर्टाइसेस हैं। n वर्टाइसेस को जब मैं लाइंस में प्लॉट करूंगा हर दो पॉइंट को लेते हुए, तो क्या आई कैन से टोटल NC2 लाइंस बनेंगे एज पर दिस क्राइटेरिया, कि जब n में से कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा और उससे लाइन पास करूंगा तो वो अपने पास एक कुछ ना कुछ लाइन बनेगा और ऐसे NC2 लाइंस बनेंगे। नाउ जब मैं इनमें से किसी भी दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और उनको ज्वाइन करूंगा, तो जो लाइन बनेंगे वो लाइन क्या हो सकते हैं, या तो वो लाइन डायगोनल होगा, बट वो लाइन साइड भी तो हो सकता है। लेट अस से मैंने सिलेक्ट कर लिया A1 A2, तो A1 A2 को ज्वाइन करने पर डायगोनल नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, साइड। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो NC2 है ये आता है इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस नंबर ऑफ साइड, और मुझे पता है कि अगर पॉलीगन n साइडेड है तो इसमें अपने पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n, तो यहां से अपना नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ n साइडेड पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल्स टू NC2 माइनस n। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। नाउ आप कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि इस पॉलीगन पे और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमने अभी डिराइव किया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन कितना था, NC2 माइनस n, उसका ही वैल्यू दे रखा है अपने को 44। नाउ NC2 का वैल्यू कितना होता है, सो इट इज n into n plus 1 by 2 minus n equal to 44। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n होल बाई 2 इक्वल टू 44, और इसी को आई कैन राइट n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 88। अब इसको फैक्टराइज करते हैं अपने पास, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे अपने पास n स्क्वायर माइनस n माइनस 88 इक्वल्स टू 0, सॉरी दिस शुड बी n माइनस 1। जब NC2 को सॉल्व करते तो n माइनस 1 मिलता है, मतलब फाइनली यहाँ पे माइनस n नहीं, दिस शुड बी माइनस 3n। नाउ अब मुझे फैक्टर्स इजीली मिल जाएंगे, इसी को आई कैन राइट n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इक्वल टू 0। दैट मीन्स फैक्टर्स आएंगे n माइनस 11 इंटू n प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स n के दो वैल्यूज मिले, फर्स्ट n इज इक्वल टू 11, सेकेंड n इज इक्वल टू माइनस 8। आउट ऑफ दिस मुझे पता है कि n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो n शुड बी इक्वल टू 11, n इक्वल टू माइनस 8 अपना डिस्कार्ड हो गया। दैट मीन्स 11 साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा अपना 44। डायरेक्ट क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डायरेक्ट नहीं है बट यहाँ पे कुछ डेरिवेशन पार्ट है अपने पास, तो इसको समझने का ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड by joining the vertices of a n-sided polygon। ठीक है, how many of these triangles have exactly one side common with polygon, exactly two side common with polygon and no side common। तो पहले मैं काम करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे कमेंट कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये कितना हो जाएगा अपने पास, दिस शुड बी NC3, हमने पढ़ा है, किसी भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ पहले बात करते हैं फर्स्ट केस, दैट इज एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। इसका मतलब क्या है ये समझना, और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज पॉलीगन
कुछ इस टाइप से है अपने पास, यहाँ पे वर्टेक्स A1, A2, A3, A4 अप टू AN। जब भी मैं बात करूंगा दो साइड या दो वर्टेक्स कॉमन अपने पास या वन साइड कॉमन, वन साइड कॉमन का मतलब ये होता है कि अपने पास एक पूरा साइड ऑफ पॉलीगन इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट मींस दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स जो हैं वो ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक साइड को सिलेक्ट कर लेता हूं, लेट अस से A1, A2, ये मेरा एक साइड हुआ। नाउ अब मुझे ट्राइंगल फॉर्म करना है तो आई नो मुझे तीन वर्टेक्स चाहिए, दो वर्टेक्स तो ऑलरेडी आ गए A1, A2, थर्ड वर्टेक्स के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो मैं बोलूंगा अगर मुझे एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन चाहिए तो A1, A2 के बाद नेक्स्ट में A3, AN भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? A1, A2 अगर मैंने लिया और साथ में A3 ले लिया तो आप देखो आपको दो साइड कॉमन दिख जाएंगे। सो एक चीज समझता हूँ कि अगर मैंने A1, A2 सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए मेरे पास N-4 ऑप्शन होंगे। N-4 क्यों? ये दो तो पहले आपने सिलेक्ट कर लिए थे और इनके नेबर्स भी नहीं आ सकते, तो यहां से आप सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। सपोज करो आपने बनाया A1, A2, A4, तो ये बनेगा एक ट्राइंगल जिसमें सिर्फ एक ही साइड कॉमन आया। नाउ मैंने क्या बोला कि एक साइड सिलेक्ट करना है, एक साइड सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, तो अपने पास टोटल साइड कितनी होती है पॉलीगन में, n होती है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन साइड वुड बी n। नाउ अगर आपने एक साइड सिलेक्ट कर लिया तो अब जो नेक्स्ट वर्टेक्स है उसको सिलेक्ट करने के लिए N-4 वेज होंगे, तो इसका आंसर रहेगा अपने पास n into N-4। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। n मतलब क्या डिनोट कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ वन साइड। जब आपने वन कॉमन साइड सिलेक्ट कर लिया तो थर्ड वर्टेक्स जो है वो कॉमन साइड पे नहीं आना चाहिए, बस खाली तो मैंने चार को रिमूव करके जितने केसेस थे सबको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड केस पे कमेंट करूं, सेकंड केस और भी आसान हो गया। सेकंड केस में क्या बोला है, एग्जैक्टली टू साइड कॉमन। आप खुद सोचो पॉलीगॉन में तीन वर्टेक्स किस तरीके से चूज करोगे कि आपको दो साइड कॉमन मिले, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है जब तीनों वर्टेक्स क्या आ जाए, कंसेक्यूटिव। बिकॉज जब तीन वर्टेक्स कंसेक्यूटिव होंगे तभी तो दो साइड कॉमन आ सकता है। अगर तीन वर्टेक्स कंसेक्यूटिव नहीं हुए तो कभी दो साइड कॉमन नहीं आएगा। तो क्या आई कैन से फर्स्ट कॉमन ट्राइंगल विद टू साइड्स वो होगा A1, A2, A3। फिर सेकंड क्या हो जाएगा A2, A3, A4, फिर A3, A4, A5 एंड सो ऑन। लास्ट कॉमन ट्राइंगल क्या होगा AN, A1, A2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केस कितने बने, सो अगर आप काउंट करोगे लिख के तो आपको समझेगा A1, A2, A3 ये फर्स्ट केस था। नेक्स्ट केस इज A2, A3, A4 एंड सो ऑन। लास्ट केस क्या बनेगा AN, A1, A2, फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। सो नंबर ऑफ कॉमन केस आएंगे मेरे पास टोटल n। तो इस पार्ट का आंसर रहेगा अपने पास n, दैट इज टोटल देयर आर n ट्राइंगल्स व्हिच हैव टू साइड्स कॉमन विद द साइड्स ऑफ पॉलीगन। नाउ थर्ड केस, थर्ड केस वैसे तो बहुत टिपिकल हो जाता है, बट क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों सॉल्व कर लिए तो अब थर्ड आसान हो गया। क्यों? मैं क्या करूंगा, टोटल में से वो केस सब्ट्रैक्ट करूंगा जहां पे एक साइड कॉमन है, वो केस सब्ट्रैक्ट करूंगा जहां पे दो साइड कॉमन है, तो बचा क्या, व्हेन देयर इज नो साइड कॉमन। तो थर्ड केस का आंसर मुझे इजीली मिल जाएगा। टोटल केस दैट इज NC3 माइनस द केस जहां पे एक साइड कॉमन है विच इज n into N-4 माइनस द केस जहां पे दो साइड कॉमन है n। क्योंकि मुझे पता है कि इन एनी केस अगर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना पॉलीगन तो मैक्सिमम कॉमन साइड दो ही हो सकते हैं, तीनों तो कॉमन कभी होंगे ही अपने पास। तो इसीलिए मैंने जितने भी केस पॉसिबल थे टोटल में से उनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या मिला, वो केसेस जहां पे एक भी साइड कॉमन नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल का ट्राइंगल को लेके जितने केसेस पॉसिबल थे सब डिस्कस कर लिए। सपोज करो इसी ट्राइंगल की जगह आ गया कि अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे NC4। लॉजिक में कुछ चेंजेस नहीं है, लॉजिक अब के उस तरीके से ही वर्क करेंगे अपने